नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बॉर्डर डिफेंस। मैं हूं अफजाज शेखर राजा। दुनिया इस समय दो ध्रुवों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी है, तो दूसरी तरफ चीन, रूस और उसके नए साझेदार हैं। बीजिंग में हुए विशाल मिलिट्री परेड में जब शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मंच पर खड़े थे, तो यह तस्वीर किसी साधारण आयोजन की नहीं बल्कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की झलक मानी जा रही थी। चीन ने अपने सबसे घातक हथियारों, परमाणु मिसाइलों और समुद्री ड्रोन दिखाए, जिससे साफ हो गया है अब वो अमेरिका को खुली चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है? भारत जैसी ताकत इस बदलते जियोपॉलिटिकल हालात में कहाँ खड़ी है? और इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी विजेंद्र के ठाकुर सर। भारतीय वायुसेना में जगुआर पायलट के फाइटर पायलट रह चुके हैं और रक्षा मामलों के गहरे जानकार हैं, और मिलिट्री स्ट्रेटजी पर उनकी पकड़ किसी परिचय का मोहताज नहीं है। विजय सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर, तीन तानाशाह है, शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन उत्तर कोरिया से एक साथ खड़े हो और मुस्कुरा रहे हैं। क्या यह दुनिया के लिए एक स्माइल है या फिर वार्निंग सायरन आप दिख रहे हैं? खासकर अमेरिका के लिए क्या एक साफ संदेश नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ एक दूसरा मोर्चा खुलकर अब तैयार हो चुका है? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने प्रश्न पूछा। हमने कितनी बारी ये तस्वीर देखी है जहां पर ट्रंप और नेटो लीडर्स 10-12 कितने भी हैं वो इकट्ठे हैं, स्माइल कर रहे हैं, पर पूरे वर्ल्ड को उससे कोई परेशानी नहीं है। ये तीन लीडर्स अगर हाथ जोड़कर कैमरा के सामने स्माइल करते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड को, इंडिया में भी, हमें क्यों खौफ है? जी, मैं आपको मेरे विचार में ये जो खौफ उभरता है, उसका कारण ये है कि वो ये जो तीन हमारे तरफ हंस रहे हैं या स्माइल कर रहे हैं, ये वेस्टर्न डिमीनर नहीं है। ये ईस्ट एशियन लुक्स हैं। वो हमने कभी देखा ही नहीं। एशियन लुक्स आर प्रोजेक्टिंग themselves दुनिया के लीडर। तो शायद ये जो अनसेटलिंग फीलिंग आती है लोगों में कि खौफ की तो कोई बात नहीं है। ये तीन देश हैं, बड़े टेक्नोलॉजी में बड़े ये डेवलप्ड देश हैं, और इन्होंने बहुत आगे तक प्रोग्रेस करी है, स्पेशली चीन में टेक्नोलॉजी में और वेपन्स में। तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को भी खतरा है या कोई खौफ की बात है। तो सर, अगला सवाल ये उठता है कि फिर अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में जो इस फैक्ट्री पावर की बदौलत जीता था, जो चीन ने अपने हथियार दिखाए हैं, एडवांस हथियार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका ने भी अपने एडवांस हथियार दिखाए थे, तो क्या अब मेड इन चाइना के जो हथियार हैं उसके जरिए चीन एक बड़ा खेल खेलने के लिए निकला है? आपको लगता है कि वो अब इन हथियारों के जरिए अमेरिका को प्रेशर में ला पाएगा? जरूर प्रेशर पड़ेगा अमेरिका पर, क्योंकि अभी चीन के जो वेपन्स हैं वो दे आर मैचिंग सोफिस्टिकेशन में, टेक्नोलॉजिकली वो बराबरी कर रहे हैं अमेरिका की, और कुछ सेगमेंट्स में तो वो आगे निकल गए हैं अमेरिका के। ये तो होना ही था, क्योंकि चीन एक तो बड़ा देश है, नेचुरल रिसोर्सेज में बड़े रिच हैं, तो it was a natural development which has taken place. It is not something that जिससे दुनिया को परेशान होना चाहिए किसी तरह तरीके से। ये हमें सब अपने स्ट्राइड में लेना चाहिए। तो इट इज़ अ मैसेज, देयर परेड इज़ अ मैसेज, नो डाउट। उन्होंने ये सब को संदेश दिया है कि भाई अब हम एक सुपर पावर हैं और अमेरिका की बराबरी करते हैं। सर, इन सब की जो आप भारत के लिए क्या संदेश देख रहे हैं? क्योंकि जो हथियार आज चीन ने दिखाए हैं, चाहे लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, चाहे फिर हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ऑफ कोर्स भारत के लिए भी ये खतरा है। इस पे मैं सहमत नहीं हूं कि भारत के लिए कोई खतरा है। चीन और भारत की जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े माइनर डिफरेंसेस हैं। एक्चुअली दे हैव बीन हाइप्ड अप। हमारी
हमारे जो दूसरे लोग हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने इनको ज़्यादा हाइप अप करा है। हमारे जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट में क्या है, किसी अंग्रेज ने एक बॉर्डर की लाइन ड्रॉ करी थी, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस मिली, 200 वर्ष हमारे ऊपर रूल करा। उसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस दी उन्होंने बोला ये आपका बॉर्डर है। इंडिया की कभी सॉवरेनिटी नहीं थी उस एरियाज पे, कभी कोई हमारी एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, कोई विलेज नहीं था। वो तिब्बत जो लोग वहाँ रहते हैं वो तिब्बतियन लोगों से ज़्यादा उनका कल्चर मिलता है। हम एक्सेप्ट करते हैं कि तिब्बत चाइना का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो हमें तो खुश होना चाहिए कि भाई तिब्बत है हमारे बीच में। चाइना अगर बोलता है तिब्बत हमारा इंटीग्रल पार्ट है और हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फैक्ट ऑफ हिस्ट्री इज कि वी डू नॉट हैव एनी हिस्टोरिकल क्लेम टू दोज टेरिटरीज जो अंग्रेजों ने बॉर्डर ड्रॉ करके हमें दिया था। बाकी चीन ने बड़े स्पष्ट मैनर में पिछली जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, उनको बोला था कि हम जो बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करना चाहते हैं उसमें आपकी पॉपुलेशन कहीं नहीं मूव होगी। डी फैक्टो उन्होंने ये स्वीकार करा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत के साथ ही रहेगा। अब रही लद्दाख की बात, उसमें डिस्प्यूट है, इंडिया डिसएग्री करता है, वो रिजॉल्व हो सकता है डिस्प्यूट। एनीथिंग कैन बी रिजॉल्व विद टॉक्स। सो दूसरी भी आप अगर रिकलेक्ट करें तो जब 62 में युद्ध हुआ था चीन के साथ, चाइना असम तक आ गया था, उन्होंने पूरी नेपा से विड्रॉ कर लिया। उनका क्लेम था नेपा पर, जो अभी आजकल अरुणाचल प्रदेश है, पर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। चाइना ऐसा देश ही नहीं है जो दूसरे की जाके टेरिटरी ऑक्यूपाई करके बैठ जाता है। ये गलत फहमी है सबको। आपको वियतनाम का याद होगा, जब उन्होंने वियतनाम को सबक सिखाने के लिए उनकी टेरिटरी में घुस गए थे, फिर भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अब चाइनीज थिंकिंग क्या है, वो डिफरेंट है हमारे से। सब मानते हैं कि ठीक है डिफरेंट है, पर मुझे नहीं लगता देयर इज एनी हिस्टोरिकल एविडेंस कि वो भारत की कोई टेरिटरी लेना चाहते हैं या हमें कोई डर है उनसे। ऑफ कोर्स दो बड़े अगर देश हैं, उनमें आपसी में कंपटीशन तो हो गई, और वो कंपटीशन मेजर भी हो सकता है। कई बात पे डिस्प्यूट बढ़ भी सकता है। दोनों तगड़े देश हैं, दोनों बड़े देश हैं, उसका हल तो नेगोशिएशन से, टॉक्स है। तो पर्सनली मुझे नहीं लगता कोई भारत को ऐसा खतरा है, और हिस्टोरिकली भी जो मैं कह रहा हूँ वो सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल फैक्ट्स है। आप जो कहने से एक जनरल परसेप्शन के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हम लोग तमाम सुनते रहते हैं चीन को लेकर के थ्योरी, जैसे सलामी स्लाइसिंग कि वो थोड़ा करके जमीन हड़पता है। भूटान में भी हम देखते हैं, या फिर अलग अलग पड़ोसी साउथ चाइना सी में वही है जहाँ पे वो फिलीपींस के दावे को नकारता है। तो आप जो कह रही है बिल्कुल एक जनरल जो परसेप्शन है चीन को लेकर के, उसके बिल्कुल अलग तरह की बात है। आप ठीक बोल रहे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं सलामी स्लाइसिंग, उन्होंने हमारा पेट्रोल रोक लिया, पेट्रोलिंग नहीं करने देते, ये लोअर लेवल के इश्यूज है। हमें नहीं पता कि इंडियन आर्मी क्या कर रही है, हमें नहीं पता डिटेल्स बॉर्डर में लोकेशन क्या है। इंडियन आर्मी ने भी असर्टिव एक्शंस लिए हैं पास्ट में, जिससे चाइना को परेशानी हुई है या चाइना ने ऑब्जेक्ट करा है। तो जो ओवरव्यू है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री या चाइना के जो शी जिनपिंग है, वो देखने आपस में कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है। ये तो फ्रिक्शन तो हो गई। अगर आपका इतना लंबा बॉर्डर है, ये मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव में जमीन के झगड़े तो रोज होते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर, और बड़े थोड़ी सी जमीन के लिए बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। उससे कोई ये नहीं प्रूव होता कि बड़ी अनसॉल्वेबल एनिमोसिटी है।
या खतरा है हमारे देश के, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, देयर इज नो सच एक्सिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम चाइना. So you are very optimistic about India-China relation. जरूर. ओके, फिर सर, जो आपने अभी चाइना में तस्वीर देखी होगी, ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देश वहाँ के जो नेता है वहाँ पे मौजूद थे, तो यू थिंक कि अमेरिका से उनका मोह भंग हो चुका है, अमेरिका से उनका दिल टूट चुका है और नाउ दे आर इन चाइनीज कैंप? ये क्वाइट लाइकली, आई वुड, देखिए कोई परमानेंटली तो कोई किसी भी कैंप में जाता नहीं है. भारत भी मोदी जी के चाइना जाने से पहले, टैरिफ्स लगाने से पहले, भारत भी मतलब एज पर चल रहा था, कुछ पता नहीं था किस साइड में जाएगा. वो तो ट्रम्प जी ने धक्का दे दिया हमें उधर, तो ठीक है, मतलब हम बीच में चल रहे थे, हमें धक्का दे दिया चाइना के पास, हम टेम्परेरी चले गए चाइना के यहाँ. तो परमानेंटली जो नेशन का इंटरेस्ट होता है, दैट कीप्स चेंजिंग, so we have to see whether it is a permanent shift or not. But सब देश परेशान थे जो इस तरीके से अमेरिका ने वर्ल्ड के छोटे नेशंस को ट्रीट करा है, न्यू कॉलोनिज्म जिसको बोलते हैं, उससे परेशान तो सब थे. पर अमेरिका बहुत पावरफुल नेशन है, कोई कुछ नहीं कर सकता था. अब ऐसा मौका आ रहा है जहाँ कुछ कर सकते हैं. I hope it is all right now. all right. Okay sir, मैं अमेरिका पे फिर से आ रहा हूँ सर. आपने कहा है कि अमेरिका ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी शक्ति है. इधर फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जो पश्चिमी देश हैं उसको भारत के साथ सम्मानजनक रिश्ते बनाना चाहिए. उन्होंने ये संदर्भ दिया है डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर जो 50% टैरिफ है उसको लेकर के. उन्होंने कहा कि अगर भारत के साथ सम्मानजनक विदेश नीति नहीं अपनाई जाती है तो चीन के साथ जो वर्चस्व की लड़ाई है या रूस के साथ जो लड़ाई है या फिर चीन और रूस के गठबंधन से जो लड़ाई खतरा उत्पन्न होता है, उस लड़ाई में हम हार जाएंगे. फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्स स्टब है, ये डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ पार्टनर है. सो आप लगता है कि अपने दोस्त की बात मान करके डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ को लेकर के शायद कुछ कंसेशन भारत को देने वाले हैं? जी हाँ, इट इज लाइकली कि ट्रंप नेवर इंटेंडेड, उनका ये लक्ष्य नहीं था कि इंडिया पर 50% टैरिफ इम्पोज करें. वो तो हो गया क्योंकि इंडिया पीछे नहीं हटा जी. अब वो भी दुविधा में है, मेरे ख्याल से वो दुविधा में है कि भाई ये क्या, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमें लगाना पड़ा अपनी शान बचाने के लिए. अब उनको कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा. और इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि हम ऐसे ना करें कि पूरा अमेरिका को छोड़ दें. नहीं, वी आर ए इंडिपेंडेंट नेशन, हम बड़ा देश है, सिविलाइजेशनली हम बहुत पुराने देश हैं. हमें अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करना चाहिए और मेंटेन कर रहे थे. हमें उसी दौर पे, उसी पोजीशन पे स्टिक करना चाहिए. न्यूट्रलिटी, इशू बेस्ड, जो कोई इशू है उस पर आप विचार करें. अगर आपको लगता है कि चीन रशिया के साथ होना चाहिए तो रख देंगे. वो भी गलत है कि हम रशिया से वेपन सिस्टम्स खरीदना ही बंद कर दें क्योंकि अमेरिका हमारे पर दबाव डाल रहा है और उनके खुद वेपन सिस्टम्स बड़े बड़े महंगे हैं. तो वी हैव टू assert our strategic independence. आपने सर वेपन्स का जिक्र किया है, तो फिर एक सवाल उठ रहा है कि जैसा भी रूस ने की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसने कि ऑपरेशन सिंदूर में पहली मतलब अपना पावर को उन्होंने मतलब दिखाया भी था S-400 ने, कि भारत और ज्यादा S-400 खरीदने के लिए रूस के साथ बात कर रहा है. सो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? ये तो बड़ा ज़रूरी था क्योंकि हम खुद अपना एक S-400 सिस्टम का इक्विवेलेंट बनाने जा रहे हैं जी. और इन द पास्ट जब भी हमने अपने नए वेपन्स बनाए हैं, पहली जो मिसाइल बनाई थी वो रूसी मिसाइल को देख के बनाई थी.
हमारे जो आकाश मिसाइल के सीकर हैं वो रूस ने हमें सीकर की टेक्नोलॉजी दी थी। तो जी रूस हमने हमारे पास S-400 सिस्टम है, हमारी एयरफोर्स उस पर ट्रेन हुई है, हमारे DRDO के साइंटिस्ट उसको बारीकी से देख पाए हैं, समझ पाए हैं। अभी वो जो बनाएंगे मिशन सुदर्शन चक्र के अंडर जो सिस्टम बनाएंगे वो उनको फायदा होगा अगर S-400 हमारे पास आता रहे, एयरफोर्स ट्रेंड होगी, हमारा सिस्टम एनालॉग होगा S-400 का, तो सब आसान हो जाएगा, हमें बनाना आसान हो जाएगा, एयरफोर्स को यूज करना आसान हो जाएगा। तो इट इज अ वेरी लॉजिकल मूव। ओके सर। और सर S-400 के साथ एक और है कि Su-57 जो रूसी फाइटर जेट है, स्टिल जनरेशन फाइटर जेट, उसको लेकर के अभी ऑफर बार बार दिया जा रहा है। मार्च में भी ऑफर दिया था रूस ने कि अगर आप भारत तैयार होता है तो हम प्रोडक्शन भारत में करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट दे आर रेडी टू गिव अस टेक्नोलॉजी एंड आल्सो सोर्स कोड। सो आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि क्या हमें, जब हमारे पास AMCA है, तो क्या हमें Su-57 के साथ जाना चाहिए? जरूर जाना चाहिए, और हमें पहले जाना चाहिए था। काफी देर हो चुकी है। ऐसी देरी से ये होता है पहलगाम में जो हुआ, क्योंकि अगर दुश्मन को ये पता हो कि बड़ी बुरी तरह से मार पड़ेगी तो दुश्मन ऐसी हरकत करेगा ही नहीं, हमें अपने जहाज भेजने ही नहीं पड़ेंगे। तो अगर हमारे पास Su-57, हम पूरे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक मिलिट्री नेसेसिटी है। हमारे एयरफोर्स में बड़ी इतनी लार्ज एयरफोर्स है, जरूर उसका होना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अभी एक्वायर करना जा रहा है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। हमें फिर वी विल गो ऑन द डिफेंसिव। हर हिस्ट्री में आप देखिए F-16 पाकिस्तान ने पहले दिया, हमने बाद में फिर MiG-29 लिया, मिराज 2000 लिया। Why is India reacting? Why is it not acting? हमें ऑफर था जब FGFA का प्रोजेक्ट चल रहा था, हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, जॉइंटली बनाना चाहते थे, पर ये लोगों ने बोला कि भाई इनका तो डेवलप्ड ही नहीं है, ये डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। जो लोग ऐसे बोलते हैं मुझे उनका मोटिव नहीं समझ आता। जरूर उस टाइम रूस के पास टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप नहीं करी थी, उन्होंने डेवलप करने जा रहे थे। जैसे हमारा DRDO टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, बोलता है 5 साल में करेगा, 10 साल लगा देता है, 15 साल लगा देता है। ये इट हैपेंस। जब आपके पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, वो काबिल इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो डिलेज विल बी पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि भाई डिलेज हो सकती हैं? तो मेरे ख्याल से FGFA प्रोजेक्ट से विड्रॉ करना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं था। पर चलो, मिसेस सीतारमन ने ये बोला था कि हम विड्रॉ नहीं कर रहे, हम ये अभी नहीं इसमें एंटर करेंगे, बाद में करेंगे, देख के जब आपकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है। Su-57 is the only operational stealth fighter which has proven itself operationally. यूक्रेन में कितने वर्ष हो गए Su-57 ऑपरेट कर रहे हैं और बड़ा इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि वो बड़ा सक्सेसफुल जहाज है। रूस हमें पूरी टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, और हमें चाहिए क्या? कोई और देश तो तैयार नहीं है ऐसे पूरा जहाज। अगर हम F-35 लेते हैं तो हमारे हर एयरबेस पर अमेरिकन होंगे। F-35 क्या कर रहा है वो क्लोजली मॉनिटर करेंगे। वेयर इज द सॉवरेनिटी? एक सर, जिस FGFA का बात करें, यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, उससे भारत 2018 में बाहर निकल गया था, लेकिन उसी प्रोग्राम के तहत रूस ने Su-57 बनाया, जिसकी सर अभी बात कर रहे हैं। रूस ने कई बार हमें ऑफर किया है कि Su-57 खरीद लिए भारत, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सोर्स कोड देने का रूस ने हमें ऑफर किया हुआ है। लेकिन सर, आपने जो F-35 का भी बात किया कि अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट, इससे जब आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या लगता है कि F-35
आपने जो सोवरेनिटी की बात की उसको अगर हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा छोड़ें तो Su-57 और F-35, आप एक फाइटर जेट के पायलट रह चुके हैं, कौन आपको लगता है कि भारत के लिहाज से सही रहेगा? ये दो जहाज दो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बने हैं। जो F-35 जहाज है वो ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य है किसी भी देश को कि जितनी भी मजबूत उसकी एयर डिफेंस हो उसमें घुस के अटैक कर सकता है। F-35 इज एन ऑफेंसिव वेपन, Su-57 डिफेंसिव वेपन है। रशिया ने Su-57 इसलिए बनाया क्योंकि बहुत बड़ा देश है, उनको चारों तरफ से उनको सराउंड करा हुआ है। यूरोप है, नॉर्थ में अमेरिका है, ईस्ट में जापान है, बेसिस हैं, कोरियाज है, और साउथ में देयर आर मेनी अरब कंट्रीज विच हैव बेसिस, अमेरिकन बेसिस। चारों तरफ से वो सराउंडेड है। उनके दिमाग में एक ही बात घूमती है कि भाई हम F-35 को रोकेंगे कैसे। Su-57 जहाज जो बना है वो केवल F-35 को अंदर ना घुसने के लिए बनाया गया है। अब इंडिया को ये सोचना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम जाके चाइना को अटैक करना चाहते हैं, अब हमें F-35 लेना चाहिए। अगर हम चाइना से डिपेंड करना चाहते हैं तो हमें Su-57 लेना चाहिए। कम प्राइस है, इजिली अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी हम इजिली एब्जॉर्ब कर लेंगे। हमें दूर जाके किसी देश को से लड़ाई नहीं करनी है, अमेरिका को करनी है। अमेरिका के खुद तो खतरा है ही नहीं। तो इस कारण इट इज ए कंपैरिजन, देयर इज नो डाउट F-35 is a more sophisticated aircraft, more expensive, but it is a different purpose के लिए। जी, अगर हम 50 से 60 स्क्वाड मतलब यूनिट खरीदते हैं F-35 को तो करीब $10 अरब से ज्यादा हमें खर्च आएगा, जबकि इसके बिना तो Su-57 का बहुत कम रहेगा खर्च। हाँ, तनख्वाह बंद हो जाएगी तो पेंशन भी शायद बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें तो रूस ने हमें ये भी ऑफर दिया कि लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल RC-31 वो हमें लगा करके देगा अगर हम Su-57 खरीदते हैं तो। हमें वही बात हो गई कि पहले हमारे दुश्मन मिसाइल खरीदते हैं, अपने आर्सेनल में लेके आते हैं, हमें पीटते हैं, फिर हमारी आंखें खुलती है। पाकिस्तान ने PL-15 जो लॉन्ग रेंज चाइना की मिसाइल है, जो R-37 के वर्षों बाद बनी है जी। वो जैसे बनी, जैसे चीन ने बनाई, पाकिस्तान ने ले ली, हमें पता भी नहीं लगा। शायद हमारे जहाज हमें पता नहीं था, इस कारण शायद हमारे जहाज को डैमेज हुआ या शूट डाउन हुए, मुझे नहीं पता क्या एक्चुअली क्या हुआ। R-37 हैज एग्जिस्टेड फ्रॉम डिकेड्स, 40-50 साल हो गए, हमने खरीदी नहीं। Su-30 हमारे पास है, वो R-37 को कैरी कर सकता है, हमने नहीं खरीदा जी। अब कई बारी तो ये विचार आता है क्यों नहीं खरीदा। सबको पता है कि ये जरूरी वेपन था जिससे हमें बड़ी एडवांटेज मिलनी थी, पर सरकार, एयरफोर्स को भी पता, सरकार क्यों नहीं खरीदती इन टाइम। ये सवाल उठता है। ये सवाल नहीं है कि हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एब्सोल्युटली लेनी चाहिए। इट इज द नीड ऑफ द आवर। एंड जैसे रूस ने ऑफर करा है, मेरी समझ में तो ये है, वो उसके लिए भी तैयार है कि हम R-37 को हम लोकली मैन्युफैक्चर करें। यस हाँ, तैयार है उसके लिए भी, जो हमें जो जानकारी उसके मुताबिक है। एक चीज और सर इसमें कि AMCA जो अपना प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम फाइटर जेट का, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, अगर हमारा ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो Su-57 हम की तरफ क्यों जाए। ऐसे कई लोग दलील देते हैं, भारत सरकार की भी शायद दलील यही रही है कि जब हम खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं तो फिर हम रूसी जेट क्यों खरीदें। आपकी टेक सर इस पे? सवाल ये उठता है हम कितनी देर इंतजार करेंगे। ये आमका का फर्स्ट फ्लाइट प्लान था 2018 में,
यस अभी 2035 में उसका ऑपरेशनल इंडक्शन प्लांट है, मेरे ख्याल 2028 या 29 में उसकी फर्स्ट प्रोटोटाइप वो टारगेट्स मीट नहीं कर पाएगी, HAL नहीं कर पाएगी, DRDO नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, जो डेवलपमेंट स्टेट है आमका की, वो ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं देती कि 2028 शायद फर्स्ट फ्लाइट कर लें, पर फर्स्ट फ्लाइट में क्या उड़ रहा है और एयरफोर्स को क्या चाहिए, उसका जो डिफरेंस होता है। अब LCA को देख लीजिए, LCA का फर्स्ट फ्लाइट को कितने डिकेड्स हो गए, पर अभी भी एयरफोर्स को वो चीज नहीं मिली जो एयरफोर्स, जिसके लिए एयरफोर्स ने LCA को पहले सपोर्ट करा था। तो आमका भी जैसे मैंने बोला, हमारी लिमिटेशंस है, हमारे साइंटिस्ट अच्छे हैं, हमारा इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। हमने कभी हमारी सरकार कह लो, कुछ भी कह लो, इंडस्ट्रियलिस्ट को कह लो, उन्होंने डिफेंस पर ऐसा फोकस कभी किया ही नहीं। हाँ, तो अनलेस वी आर फोकस्ड, हमें टाइम लगेगा। हमें जो दूसरे देश बनाते हैं, जैसे रूस अगर 5 साल में जहाज बना सकता है, वैसे कोई जहाज उन्होंने भी 5 साल में नहीं बनाया। अगर वो 15 साल में एक जहाज बना सकता है, तो हमें कम से कम 30 साल तो लगेंगे। आप देख लीजिए LCA का जो उदाहरण है, हमारा HF-24 जब बना था, सालों में लग गए थे, पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो कीपिंग दैट इन माइंड कि आमका में आने में अगर ना हो जाए तो ठीक है, कौन कह रहा है कि पूरा आप इन्वेस्टमेंट कर दो उसमें, कम से कम 1 स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन, 3 स्क्वाड्रन तो ले लो, जो जरूरत है, जिसकी एब्सोल्युटली हाई प्रायोरिटी पर जरूरत है, वो तो खरीद लो। अगर आपको लगता है कि भाई आडा बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, तो वी कैन ऑलवेज रिवाइज। ये डिफेंस पॉलिसी, एक्विजिशन पॉलिसी शुड बी लॉजिकल, इट शुड नॉट बी इमोशनल, इट हैज टू बी लॉजिक ड्रिवन। आप ग्राउंड पे सिचुएशन देखिए क्या हो रहा है, कितनी हमने प्रोग्रेस करी है, फिर उस पर डिसीजन लेगी। कोई जनरल अगर युद्ध लड़ रहा है, उसका प्लान होता है, पर जैसे पहली गोली चलती है, उसका प्लान फेल हो जाता है। उसको देखना पड़ता है सिचुएशन क्या है और मुझे अभी क्या करना है। वैसे ही हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ओके सर, और फिर अमेरिका का अगर ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी हमसे भी खफा है, गुस्सा है, अगर हम SU-57 खरीदने के लिए जाते हैं तो फिर पता चला और ज्यादा सैंक्शंस या और ज्यादा टैरिफ हमारे ऊपर लग सकता है। कहां तक जाएंगे? उनको भी नुकसान हो रहा है, USA को भी नुकसान हो रहा है। USA में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हो रहा है। ये इट इज नॉट सस्टेनेबल। जो US करना चाहता है वो इट इज नॉट सस्टेनेबल। अगर एनीथिंग इज सस्टेनेबल, सॉरी मैं आपको करेक्ट करता हूँ, जैसे कोई भी देश कुछ भी बर्दाश्त तो कर सकता है, क्योंकि अगर करना पड़े तो कर लोगे, कुछ नहीं होता। तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे, पर हम भी जो वो करना चाहे हम भी बर्दाश्त कर पाएंगे। भाई तुम कर लो जो कुछ करना। हमारा जब इन्होंने 98 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद LCA का पूरा सपोर्ट इन्होंने बंद कर दिया था, जो कंट्रोल सिस्टम हम बना रहे थे, उससे कुछ फर्क पड़ा? उससे कंट्रोल सिस्टम डेवलप, फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, पर दूसरे कारण भी थे जिसके कारण LCA प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो जो प्रिंसिपल्ड स्टैंस है आपका, उस प्रिंसिपल आप उस रास्ते पे चलते रहिए। जो मुश्किलें होंगी वो आपको उनको झेलना पड़ेगा या ओवरकम करना पड़ेगा, और दिस इज हाउ नेशंस ग्रो। अगेन सर, बैक चाइना पे आते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइनीज हथियार पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किए गए थे, और पाकिस्तान ने आज जो मतलब चीन ने जो दिखाए हैं अपने डिफेंस मिलिट्री परेड में, एडवांस वेपन्स दिखाए हैं। सो आप इस प्रोबेबिलिटी को कैसे देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में चाइनीज वेपन्स फिर से पाकिस्तान के पास जाने वाले हैं, और भारत और पाकिस्तान की युद्ध मतलब कहा नहीं जा सकता, आगे जाकर के फिर से होगा। सो आप इन पूरी परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, चाइना बड़े कैलकुलेटेड मूव्स करता है, और वो जरूर पाकिस्तान को हथियार देंगे, पर
ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे जो ये सब कॉन्टिनेंट में इंस्टेबिलिटी हो जाए। ना वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, ना वो पाकिस्तान को इंडिया को डिस्टेबलाइज करने देंगे, बिकॉज जी एनी डिस्टेबलाइजेशन वर्क्स अगेंस्ट चाइना। मैं आप इस पे थोड़ा डाइग्रेस करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल 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 सर। जैसे हम इंडिया ने रिकॉग्नाइज करा है कि तिब्बत है, तिब्बत ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना है, पर चाइना का रीजन है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। आप इमेजिन करो, चाइना क्यों तिब्बत को रखना चाहता है बीच में? उन्होंने चारों तरफ अपने आप को बचाने के लिए बीच में नेशंस हैं, बफर नेशंस हैं। अगर बफर नेशंस ना हो तो चाइना के दुश्मन चाइना को परेशान करने के लिए पहुंच जाएंगे। चाइना आज इसलिए सिक्योर है क्योंकि अमेरिकन बूट्स कैन नॉट कम ऑन चाइना, दे हैव नो प्लेस। अगर फर्ज करो इंडिया अगर बोले कि चाइना तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो दैट मीन्स वी आर बॉर्डरिंग चाइना, यू नो, लाइक if sorry let me just rephrase what I was saying. अगर वो तिब्बत इंडिपेंडेंट नेशन हो जाता है, राइट, तो क्या होगा चाइना के लिए? अभी इंडिया चाइनीज अमेरिकन ट्रूप्स को अंदर नहीं आने दे रहा। तिब्बत अगर इंडिपेंडेंट है, तिब्बत तो रोक नहीं पाएगा। तिब्बत अमेरिकन ट्रूप्स तिब्बत में घुस जाएंगे और चाइना को जीने नहीं देंगे। तो उनके लिए ये एक्सिस्टेंशियल थ्रेट है कि भाई तिब्बत इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा छोटा इंडिपेंडेंट देश नहीं है जिसमें दबाव डाल के अमेरिकन ट्रूप्स घुस नहीं सकते, बेसेस नहीं बना सकते। तो चाइना को बड़ा खतरा है इसमें। तिब्बत एज ए बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इंश्योर्स पीस इन आवर रीजन। अगर अमेरिकन ट्रूप्स तिब्बत में हो और चाइनीज ट्रूप्स उधर हो, हम परेशान होंगे, बहुत परेशान होंगे। तो these factors are practical considerations. Indian policy is very well thought out. Decades से हम जो हमारी सरकारें करती आई हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह से बहुत सोच समझ के हर मूव करते हैं, और उसमें जरूर कुछ ना कुछ विजडम होती है। तो you know, I feel that one has to be practical. Okay, sir. Thank you very much. I have lots of questions, but we are running out of time. So मैं आपसे फिर से बात करूंगा समय लेकर के, और डिफेंस पे खास करके। ऑफ कोर्स आप वायुसेना के बारे में, डिफेंस को लेकर के बात काफी कुछ जानकारी रखते हैं, आपके आर्टिकल्स में पढ़ता भी रहता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मिस मैडम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। नमस्कार। नमस्कार।